बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज़ के साथ लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 4 पार्ट ई के साथ मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में, आपका टीचर राना आसिफ शहजाद अली। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर जो कि हम चैप्टर नंबर 4 एडजस्टिंग दी अकाउंट्स कर रहे हैं, पहले आज के चैप्टर का रिव्यू लेते हैं। आज का जो टॉपिक हमारे होंगे, जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम उसे रिव्यू करते हैं। स्टूडेंट, ये आपके सामने स्लाइड नंबर 2 पे मैंने पूरा जो आउटलाइन है चैप्टर नंबर 4 एडजस्टमेंट प्रोसेस एडजस्टिंग द अकाउंट्स, इसकी तमाम आउटलाइंस लिखी हुई हैं। इसके अंदर ये जो लेक्चर नंबर 13 है, जिसको मैंने रेड कलर से बोल्ड किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है, ये हमारे आज के इश्यूज़ हैं। अगर हम इसमें देखें तो हमारे जो इश्यूज़ होंगे, दी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसा कि सभी स्टूडेंट जानते हैं, पहले हम टाइम पीरियड असम्पशन को भी देख चुके हैं, कैश वर्सेस अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग के इश्यूज़ को भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह हमने एडजस्टमेंट प्रोसेस को डिस्कस कर लिया है। तो आज के हमारे जो इश्यूज़ होंगे वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तैयारी है। क्योंकि जब एक कंपनी का तयशुदा या मुकर्रर करदा अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होता है, तो एज़ पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिस भी खित्ते में, जिस भी मुल्क में, एज़ पर रूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट करनी होती हैं और वो स्टेटमेंट्स अप टू डेट होनी चाहिए और जस्ट एंड इक्विटेबल बेसिस पे ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही हूँ। तो पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्टरी स्टेजेस पे हैं, तो हम अपनी पहली दो बुनियादी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की बात करेंगे। तो स्टूडेंट, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 एडजस्टिंग द अकाउंट्स में हमारे जो आज के लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स हैं, उसमें ये मैंने पूरे चैप्टर के जो आउटकम्स हैं वो डिज़ाइन किए हैं। इससे पहले वाले तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। सिर्फ लास्ट जो है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 7, डिस्क्राइब द नेचर एंड द पर्पस ऑफ एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, कि हम इसकी नेचर की वजाहत करेंगे कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसको क्यों प्रिपेयर किया जाता है और फर्दर इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ताकि हम अपनी रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकें। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 1, जबकि ओवरऑल इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 7, डिस्क्राइब द नेचर एंड पर्पस ऑफ एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। यानी इसमें हम ये देखेंगे कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होता है और हम इसको फर्दर कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि हमने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करनी होती है, जो पब्लिक के लिए हमने पब्लिश करवानी होती है। प्रिपेयरिंग द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने लगते हैं
प्रिपेयर आफ्टर ऑल एडजस्टिंग एंट्री। जैसा कि सभी स्टूडेंट जानते हैं, पहले हम एडजस्टमेंट प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं। हमने एडजस्टमेंट फॉर द डेफरल्स यानी प्री पेड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ की एडजस्टमेंट करना सीख ली है। इसी तरह हमने एडजस्टमेंट फॉर द अक्रूवल्स को भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने अक्रूड एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस जो पेबल होते हैं और इसी तरह अनकलेक्टेड इनकम्स जिनको कि अक्रूड रेवेन्यूज़ कहा जाता है, उसको भी डिस्कस कर लिया हुआ है। जब चारों किस्म की एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने डिस्कस कर ली हैं, उसकी ट्रीटमेंट सीख ली हुई है, तो फिर उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने उनको पोस्ट करना है उनके रेलेवेंट लेजर्स के अंदर, और फिर लेजर्स की जो क्लोजिंग फिगर्स होगी उनको हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर रिपोर्ट करना है। प्रिपेयर आफ्टर ऑल एडजस्टिंग एंट्रीज आर जनरलाइज्ड एंड पोस्टेड। जब हमने तमाम एडजस्टमेंट एंट्रीज कर लेनी है, उनको हमने उनके रेलिवेंट लेजेस के अंदर पोस्ट कर देना है, और जहाँ जहाँ उनके इम्पैक्ट्स आते हैं, फिर जाहिर सी बात है कि एक एंट्री जब हम करते हैं तो उसके दो जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब है जितनी भी हमने गिवन एंट्रीज होगी उनको पास कर लेना है एडजस्टमेंट एंट्रीज, और उनके जो इफ़ेक्ट्स होंगे उनके रेलेवेंट एजेस के अंदर पोस्ट कर देने हैं। पर्पस इज़ टू प्रूव द इक्वलिटी। मकसद इसका ये होगा कि इसकी जो इक्वलिटी है इसको साबित किया जा सके ऑफ डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस इन द लेजर। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, जब भी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के तहत एक अकाउंटिंग एंट्री की जाती है तो हम उसके दो इम्पैक्ट देते हैं, डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट्स। इज़ द प्राइमरी बेसिस फॉर प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ये जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा ये बुनियाद फ्राहम करेगा, क्योंकि इसमें जो फाइनल फिगर्स पहुंचती है इसी को फर्दर हम यूज़ करते हैं ताकि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके सामने एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रेजेंट कर रहा हूँ। यानी इससे पहले जो कि पिछले लेक्चर्स में हमने एडजस्टमेंट प्रोसेस को डिस्कस कर लिया हुआ है, यानी हमने अक्रूवल्स की एडजस्टमेंट एंट्रीज भी कर ली हुई हैं, इसी तरह हमने डेफरल्स की एडजस्टमेंट एंट्रीज भी कर ली हुई हैं, और उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके रेलिवेंट लेजेस के अंदर दे के और उनको हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया हुआ है। तो ये आपके सामने, चूँकि हमने ये प्रोसेस को डिस्कस करना है कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को फर्दर कैसे यूज़ किया जाता है हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए। स्टूडेंट्स, मेक श्योर दैट यहाँ पे सिर्फ हमने इसके प्रोसेस को डिस्कस करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की मदद से कैसे तैयार करते हैं। बाकी जो हमारी मेन प्रैक्टिस होगी, मेन इश्यूज़ होंगे, वो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीटिंग द अकाउंटिंग साइकिल में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने अक्टूबर 31 याज़िकी एडवर्टाइजिंग का एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, यानी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। इसके डेबिट साइड पे कुछ आइटम्स दी हुई, इसी तरह क्रेडिट कॉलम में कुछ आइटम्स दी हुई हैं। ये जो रेड कलर से हमने हाईलाइट की हुई हैं वो ये तमाम वो एडजस्टमेंट की तरफ से आने वाला डेटा है, यानी जो एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हमने की थी उनको उनके रेलिवेंट लेजेस में पोस्ट किया था। तो ये जो रेड कलर से जो तमाम चीज़ें हैं ये हमने ऑलरेडी जिनकी एडजस्टमेंट की थी इनको एडजस्ट किया हुआ है। तो ये जो तमाम बैलेंसेस हैं जो रेड कलर से मैंने लिखे हुए हैं ये एडजस्टेड अमाउंट्स हैं, एडजस्टेड बैलेंसेस हैं। इस चीज़ को देखने के लिए स्टूडेंट्स आपको लेक्चर नंबर 10 को देखना होगा, जिसमें मैंने वो तमाम एंट्रीज़ की वजाहत की हुई है। लेक्चर नंबर 10 पार्ट 1 और पार्ट 2 में इन तमाम एंट्रीज़ को हमने पास किया हुआ है जिनको एडजस्टमेंट प्रोसेस से हमने गुजारा है। इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड अगर हम देखें तो हमें ये बैलेंस नज़र आ रही है। वैसे भी ट्रायल बैलेंस की ये शर्त होती है कि इसकी दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। तो 30,190 और 30,190
अब यहीं से हमने आइटम्स को उठाना है, हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है कि ये कैश से लेके और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तक ये जितनी भी आइटम्स मौजूद हैं, हमने यहाँ से इनको सॉर्ट आउट करना है कि कितनी आइटम्स ऐसी हैं जो इनकम स्टेटमेंट से रिलेट करती हैं और कितनी आइटम्स ऐसी हैं, ये कितने अकाउंट टाइटल्स हैं जो बैलेंस शीट से रिलेट करते हैं। जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंसेस का रिलेशन इनकम स्टेटमेंट के साथ होता है, यानी यहाँ से जो हम आइटम सॉर्ट आउट करेंगे, जो तमाम रेवेन्यूज़ होंगे, तमाम इनकम्स होंगी या एक्सपेंसेस होंगे, उनको हम रिपोर्ट करेंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर, यानी यूज़ करेंगे इनकम स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के अंदर। जबकि जितने भी एसेट्स होंगे या जितनी भी लायबिलिटीज़ होगी या हमारा शेयर होल्डर वेल्थ होगी, इसको हम रिपोर्ट करेंगे बैलेंस शीट के अंदर उनकी रेलेवेंट पोजीशंस पे। तो पहले मैं यहाँ पे एक एक चीज़ की वजाहत कर दूँ। कैश एसेट है, बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा। अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट है, ये बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा। सप्लाईज एसेट है, डेबिट बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट है, इसको हम बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेंगे। इक्विपमेंट ये एक फिक्स एसेट है, इसको बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट ये एक रिजर्व है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, जिसको हम बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेंगे। अपनी नौयत के एतबार से ये एक रिज़र्व होता है जो कि लायबिलिटी साइड पे रिपोर्ट होना चाहिए, लेकिन इसको एंड पे जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो एसेट अकाउंट में से माइनस कर दिया जाता है। नोट्स पेएबल एक लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रिपोर्ट करेंगे। अकाउंट्स पेएबल ये एक लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रिपोर्ट करेंगे। इंटरेस्ट पेएबल एक करंट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगी। अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू ये एक लायबिलिटी है, जिसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रिपोर्ट करेंगे, क्रेडिट बैलेंस है। सैलरीज एंड वेजेस पेएबल ये करंट लायबिलिटी पोर्शन में बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा, इसका क्रेडिट बैलेंस है। शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी ये कंपनी की शेयर होल्डर वेल्थ है, यानी वो सरमाया कि जिसकी मदद से बिज़नेस शुरू किया गया, ये बैलेंस शीट आइटम है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे इसको प्रेजेंट करेंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स ये कंपनी की जो अर्निंग्स हैं उसको यहाँ पे इसका बैलेंस ज़ीरो दिया हुआ है, लेकिन जब हम एडजस्टमेंट करेंगे यानी इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे तो वहाँ से इसका एक बैलेंस निकल आएगा जिसको हम रिपोर्ट करेंगे। डिविडेंड ये ना एक एक्सपेंस है और ना ये इनकम है, ये बल्कि कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये वो मोटिवेटिंग फैक्टर है जो किसी भी सरमायाकार को मोटिवेट करता है वो कंपनी में सरमायाकारी करे। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी इन्वेस्टर को उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे के ऊपर रिटर्न यानी डिविडेंड नहीं मिलता तो वो इन्वेस्ट क्यों करेगा कंपनी में। तो इस वजह से ये डिविडेंड जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे। सर्विस रेवेन्यू ये एक रेवेन्यू है, ये आमदन है, क्रेडिट बैलेंस है, इसको इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट करेंगे। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंसेस यहाँ से तमाम अखराजात शुरू हो जाते हैं, तो एक्सपेंसेस को इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे रिपोर्ट किया जाता है। इसी तरह सप्लाईज एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट होगा। रेंट एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट होगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस है, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस साइड पे यानी डेबिट साइड पे रिपोर्ट होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस एक एसेट है, एक एक्सपेंस है, इसको भी इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट करेंगे। और सबसे आखिर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसको भी हम अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंस साइड पे यानी डेबिट साइड पे रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने ये तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लिया। तो अब स्टूडेंट पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट या इनके दरमियान में एक छोटी सी स्टेटमेंट बनती है कि जिसको स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है। उनके हमें जो फॉर्मेट्स देखने होंगे, किस तरह के या कितनी किस्म के फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं इनकम को रिपोर्ट करने के लिए या बैलेंस शीट को रिपोर्ट करने के लिए। प्रिपेयरिंग दी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। स्टूडेंट यहाँ पे हम छोटी सी पहले एक प्रैक्टिस करते हैं कि जिसको हमने डिस्कस किया। यहाँ पे जितना हमने पढ़ लिया
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कंसर्निंग द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यानी गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है जो कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से रिलेट करती हो। नंबर ए, एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रूव्स द इक्वालिटी ऑफ टोटल डेबिट बैलेंसेस एंड द टोटल क्रेडिट बैलेंसेस इन द लेजर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स आर मेड। ये हमने अभी पढ़ा था, ये सही है। द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स द प्राइमरी बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी सही है। सी, द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लिस्ट द अकाउंट बैलेंसेस सेग्रीगेटेड बाय एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसको देखने की ज़रूरत है। द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द एडजस्टिंग एंट्रीज हैव बीन जर्नलाइज्ड एंड पोस्टेड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है हमारा चूजन वो है डी, द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर all the adjusting entry have been journalized and posted. Now students, हम मूव करते हैं फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। क्या होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ से एक चीज़ वाज़ेह हो गई, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड पे एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है वो रिपोर्ट किया है। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को यूज़ किया जाएगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। हम इस चैप्टर के अंदर या इस लेक्चर के अंदर 3 बुनियादी किस्म की स्टेटमेंट्स देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 ही हैं, जबकि एक इंटरमीडिएरी स्टेटमेंट है जो कि इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट के दरमियान में बनती है। तो पहले नंबर पे हम इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, इनके फॉर्मेट्स को डिस्कस करेंगे। इसी तरह फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है यानी बैलेंस शीट है, और इसके दरमियान में यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के दरमियान में एक इंटरमीडिएरी स्टेटमेंट बनती है जिसको रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, पहली स्टेज पे हम इनके फॉर्मेट्स को डिस्कस करेंगे कि कितनी किस्म के रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए या बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम इनकम स्टेटमेंट से। ये सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्मेट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का नाम भी दिया जाता है। बैलेंस शीट का ये एक क्लासिफाइड फॉर्मेट आपके सामने प्रेजेंट किया गया है कि जिसके अंदर पहले एसेट्स को शो किया जाता है सारी किस्म के, और फिर उसके नीचे लायबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी को शो किया जाता है। अब एसेट्स की तरतीब के अंदर अगर हम देखें तो साइमन कैरनब्रुक ये कहता है कि कंपनी की मेजर इन्वेस्टमेंट जिस किस्म के एसेट्स में होगी उसको प्रायोरिटी दी जाती है प्रेजेंटेशन देते हुए। मसलन कुछ कंपनीज की बैलेंस शीट आप देखेंगे तो टॉप पे फिक्स एसेट लिखे होंगे, करंट एसेट सबसे नीचे लिखे होते हैं, जबकि यहाँ पे जो रिपोर्ट किया हुआ है इसमें करंट एसेट ऊपर लिखे हुए हैं। तो प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के तहत किसी भी मुल्क की जो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं एसेट को प्रेजेंट करने की वो डिफरेंट हो सकती हैं। अगर किसी कंपनी की मेजर इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स के अंदर है तो वो प्रायोरिटी वाइज एसेट में सबसे ऊपर टॉप पे करंट एसेट्स को रखते हैं, और करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं कि जिनकी लाइफ 1 साल से कम होती है, अप टू 1 ईयर, यानी ऐसे एसेट्स कि जो 1 साल तक महदूद होते हैं उनको आप करंट एसेट्स का नाम देते हैं, जबकि फ़िक्स एसेट्स वो होते हैं कि जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, यानी वो 1 साल से ज़्यादा के लिए कंपनी को बेनिफिट्स दे सकते हैं, जबकि अदर एसेट्स वो होते हैं जिसके अंदर डेफर्ड यानी ऐसे एसेट्स के जिनको मुलतवी किया जाता है। तो ये तीसरी कैटेगरी होती है।
तो पहले जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम तो हमें इन फॉर्मेट्स को समझने की ज़रूरत है। करंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स हो सकते हैं? कैश हो सकता है, अकाउंट रिसीवेबल हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आइटम्स हो सकती हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा एसेट कि जिसको आप अज्यूम करते हैं कि वो कंपनी को 1 साल तक बेनिफिट्स दे सकता है या रिपोर्टिंग के तहत उसकी लाइफ 1 साल ही हो सकती है, तो वो करंट एसेट की कैटेगरी में लिखा जाएगा। जबकि फिक्स एसेट में वो तमाम एसेट्स के जिनका बेनिफिट पीरियड 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, ऐसे एसेट जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, वो तमाम इसके अंदर आ जाएंगे। मसलन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और डेप्रिसिएशन जो क्यूमुलेटेड है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें से माइनस होती हैं। और इसके अलावा कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स अगर हों, यानी ऐसे एसेट्स के जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जो बाज़ार नज़र नहीं आते लेकिन एसेट कैटेगरी में वो शुमार होते हैं, जैसा कि पेटेंट्स हैं, गुडविल है, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं एंड सो ऑन। अदर एसेट्स में जो कि बिटवीन करंट एसेट एंड फिक्स एसेट फॉल करते हैं, जिसमें कुछ ऐसी आइटम्स है जिनको डेफर किया जाता है, डेफर्ड इनकम टैक्स हो सकता है, डेफर्ड एसेट्स हो सकते हैं, अदर एसेट्स हो सकते हैं। जब हम तीनों किस्म की कैटेगरी को फाइनलाइज कर लेंगे और फिर इनका जो ग्रैंड सम ले लेंगे वो टोटल एसेट बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह सेकंड सेगमेंट जो कि नीचे होगा प्रायोरिटी वाइज, लायबिलिटीज़ एंड ऑनर इक्विटी, इसके अंदर भी अगर हम देखें इसी तरतीब से, जैसा कि एसेट्स के अंदर हमने टॉप पे करंट एसेट्स को लिखा हुआ था, इसी तरह टॉप पे लायबिलिटीज़ के अंदर हमने करंट लायबिलिटीज़ को शो करना है। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं कंपनी की कि जिसको आपने 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर अदा करना होता है और जिनको फर्दर पेंडिंग करना या फर्दर लैंगर ऑन करना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता, उनको करंट लायबिलिटी की हेडिंग के अंदर शो किया जाता है। मसलन इसके अंदर जो सी आइटम्स हो सकती हैं वो अकाउंट पेएबल है, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, इनकम टैक्स पेएबल है, अक्रूड सैलरीज एंड वेजेस हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यू है, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, यानी जैसे हम कोई चीज़ गाड़ी लीज पे ली हुई हो तो जो 1 साल तक की जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उनको करंट लायबिलिटीज़ कंसिडर करते हुए करंट पोर्शन के अंदर शो कर देंगे, और रिमेनिंग जितनी इंस्टॉलमेंट 1 साल से ज़्यादा रहती होंगी इसको लॉन्ग टर्म पोर्शन के अंदर हम प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। इसमें कौन कौन सी आइटम्स हो सकती हैं? लॉन्ग टर्म डेट है, डेफर्ड इनकम टैक्स है एंड अदर। तो यहाँ पे डेफर्ड इनकम टैक्स लायबिलिटी के सेंस में होगा, जबकि ऊपर यहाँ पे डेफर्ड इनकम टैक्स जो है वो एसेट के सेंस में आएगा, इसका डेबिट बैलेंस होगा। इसी तरह फिर सबसे एंड पे ऑनर इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड, वो सरमाया, वो कैपिटल के जिसकी मदद से बिज़नेस को स्टार्ट किया गया था, इसको प्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर ऑनर इन्वेस्टमेंट आ सकती है, रिटेन्ड अर्निंग्स आ सकती हैं, शेयर प्रीमियम्स आ सकते हैं, और पिछले सालों के जमाशुदा जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको यहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है। इसके भी तीनों सेगमेंट्स को जब हम जमा कर लेंगे तो इसका ग्रैंड सम भी वही होना चाहिए जो कि टोटल एसेट्स का आता है, जैसा कि इस केस में हमें नज़र आ रहा है। ये तो मैंने एक अज्यूम किया है, एक बनी हुई स्टेटमेंट शो की है जस्ट स्टूडेंट्स को ये सिखाने के लिए कि बैलेंस शीट के कितने हिस्से होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे रिपोर्ट होती है। तो अगर यहाँ पे देखें टोटल एसेट्स का टॉपिक जो टोटल है वो है 26,222। तो इस तरह से टोटल लायबिलिटी और इक्विटी का जो नज़र आ रहा है ग्रैंड सम वो भी आपको इसके बराबर नज़र आ रहा। तो ये बैलेंस शीट की शर्त होती है, इसकी दोनों साइडों को बराबर होना चाहिए, यानी टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज़। स्टूडेंट्स ये टी अकाउंट फॉर्मेट है, चीज़ें वैसे ही शो की गई हैं जैसा कि हमने लास्ट क्लासिफाइड बैलेंस शीट के अंदर डिस्कस कर ली हैं। ये एक अनदर रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, लेकिन होगा क्या, इसमें चीज़ें आमने सामने बराबर पे अरेंज की होती हैं। क्लासिफाइड बैलेंस शीट के अंदर तो पहले हम एसेट्स को प्रायोरिटी देते हुए ऊपर रिपोर्ट करते हैं और नीचे वाले सेगमेंट के अंदर लायबिलिटीज़ और इक्विटी को रिपोर्ट किया जाता है। जबकि अगर हम ये टी अकाउंट फॉर्मेट की बात करें जो कि अमूमी तौर पे
साउथ एशियन कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, मालदीव वगैरह। इन ममालिक में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन ये भी एक्सेप्टेड फॉर्मेट है, पूरी दुनिया में फॉलो होता है और अकाउंटिंग के कवानीन के तहत या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के तहत आप बैलेंस शीट को या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को इस तरह भी रिपोर्ट कर सकते हैं। वही जो चीज़ें हमने वहाँ पे क्लासिफाइड बैलेंस शीट के अंदर ऊपर वाले हिस्से में रिपोर्ट की हैं, इसमें ये लेफ़्ट साइड पे एसेट के नेम से रिपोर्ट कर देंगे और जो लाइबिलिटीज़ होंगी बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट इसके सामने यहाँ पे रिपोर्ट कर दी जाएंगी। जैसा कि हमने देखा कि टोटल एसेट जो होंगे वो टोटल लाइबिलिटीज़ और इक्विटी के बराबर होने चाहिए। तो बस ये इसका एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट है जो कि डिफ़र करता है। यहाँ पे चीज़ों को आमने सामने यानी कंपैरेटिव स्टेजेस पे सामने बना लिया जाता है और इनके टोटल यानी टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी और इक्विटी का बराबर होना ज़रूरी है, जैसा कि लास्ट हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस किया, क्लासिफाइड बैलेंस शीट। इस तरह से हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो इनकम स्टेटमेंट या इससे रिलेटेड मालूमात होती हैं कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो कितनी तरह की हो सकती है, इसको इसकी इस्तेमालात के लिहाज से, इसकी लिमिटेशंस के लिहाज से और क्वालिटी ऑफ अर्निंग के लिहाज से मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करते हैं। फॉर्मेट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, कितनी किस्म के फॉर्मेट्स होते हैं जो इनकम स्टेटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स की वजाहत करेंगे कि इस चीज़ ने या किसी अकाउंट टाइटल ने जो कि इनकम या एक्सपेंस से रिलेट करता होगा वो कहाँ पे रिपोर्ट होगा। इसमें सिंगल स्टेप फॉर्मेट इस्तेमाल होता है, मल्टी स्टेप फॉर्मेट इस्तेमाल होता है और कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट यूज़ की जाती है। कंडेंस्ड मीन चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, इसको 2 या 3 हिस्सों में रिपोर्ट करते हैं जिसमें कंटेनिंग इनकम्स होती हैं, डिसकंटिन्यूड पार्ट ऑफ बिजनेस होते हैं और तीसरा हिस्सा अदर आइटम्स हो सकती हैं जो कि रूटीन आइटम्स नहीं होती, इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का नाम दिया जाता है। रिपोर्टिंग इर्रेगुलर आइटम्स कौन सी होती हैं, जिसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस होते हैं, यानी ऐसे बिजनेसेस जो कंपनी ने कुछ देर के लिए तो 1 साल में चलाए होते हैं लेकिन फिर कुछ 2, 4, 6 महीने बाद उनको क्लोज़ कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो होती हैं कि जो रूटीन आइटम्स नहीं होती, कंपनी की लाइफ में या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस के अंदर कभी कभार ही वकूफ़ पज़ीर होती हैं। अनयूजुअल गेंस एंड लॉसेस, ऐसी गेंस यानी मुनाफे या आपके नुकसानात जो कभी कभार ही हो जाते हैं, जिनको आप एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन वो रूटीन पार्ट नहीं होते। चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर जो चेंजेस आती हैं तो उसकी वजह से भी बाज़ चीज़ों की रिपोर्टिंग को हम चेंज करते हैं एज़ पर लॉज। चेंज इन द एस्टिमेट्स, हमारे एस्टिमेट भी चेंज होते हैं, ये प्योरली डिपेंड करते हैं कि मार्केट की कंडीशंस क्या है, इकोनॉमी की कंडीशन क्या है और बिज़नेस कैसा जो है परफॉर्म कर रहा है। और करेक्शन ऑफ एरर्स, ये बड़ा अहम पार्ट है अकाउंटिंग के अंदर कि जो गलतियां हमसे हो चुकी होती हैं उनको हमने एडजस्ट करना होता है। एंड देन स्पेशल रिपोर्टिंग इश्यूज़ में है इंट्रा पीरियड टैक्स एलोकेशन, हमने टैक्स की एडजस्टमेंट करनी होती है। अगर हम मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट यूज़ कर रहे हों तो हमने तीनों स्टेजेस के ऊपर इनकम टैक्स को जो उन तीनों सेगमेंट से रिपोर्ट करता है या रिलेट करता है, इनको अलहदा से वहाँ पे मेंशन करना होता है। अर्निंग पर शेयर, ये मालूम करनी थी यानी हमने पर शेयर पे क्या कमाया है। रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनानी होगी जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कम्प्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं, पहले हम इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट ये आपके सामने एक जनरल फॉर्मेट है जो इनकम स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। इसको अमूमी तौर पे 3 से 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। इसमें पहला हिस्सा जिसके अंदर आप रेवेन्यू को रिपोर्ट करते हैं यानी कंपनी की इनकम को रिपोर्ट किया जाता है। पहला हिस्सा जो रेवेन्यू का होगा इसमें ग्रॉस सेल या ग्रॉस रेवेन्यू लिखा जाता है और उसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, अगर कोई हमने अलाउंसेस दिए हुए हों, अगर हमारी कोई सेल रिटर्न हो चुकी हो या सेल का डिस्काउंट दिया हो, उसको ग्रॉस सेल में हम एडजस्ट करके तो ये आउटर मोस्ट कॉलम में लेके आते हैं। इस रिपोर्टिंग फॉर्मेट के अंदर अमाउंट को मेंशन करने के लिए 2 कॉलम यूज़ होते हैं। पहला जो कॉलम होगा जिसको सब कॉलम कहा जाता है,
इसके अंदर हम चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए, नेट ऑफ या सेट ऑफ करने के लिए, या उनका ग्रैंड सम बनाने के लिए, या डिडक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। जो आउटर मोस्ट कॉलम है इसके अंदर हम फाइनलाइज्ड अमाउंट को मेंशन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हिस्सा जो कि इनकम स्टेटमेंट का होगा, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइनलाइज किया जाता है। यानी आपके पास जो बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी वो रिपोर्ट करेंगे, इसमें जितनी भी परचेजेस होंगी उसको प्लस कर दिया जाता है। परचेज़ के अंदर फ्रेट इन वगैरह प्लस हो जाती हैं। फिर इसी तरह से डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, तमाम चीज़ों को इसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। इसमें इन्वेंट्री बैलेंस आपके पास आ जाता है। इसके बाद आप इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। जब इस नेट सेल में से इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट फिगर होती है वो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाती है। तो ये आपका पहला फेज़ यहाँ पे मुकम्मल होता है जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स मेक श्योर दैट इस चीज़ को यकीनी बना लें कि अमूमी तौर पे कंपनीज़ में इनकम जो है वो 3 स्टेजेस पे निकाली जाती है, जिसमें पहली स्टेज पे हम नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमने एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना होता है, या जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन सब की एक लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है। ये इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस और भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट में मैंने बताया इस लेक्चर के इंट्रो में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या रेवेन्यूज़ होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट किए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के अलावा जो कि CGS का पार्ट हो सकते हैं, इनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट या कैटेगरी में डालते हैं। इन सब का जो ग्रैंड सम होगा वो भी यहाँ पे निकाल लिया जाएगा, और उसको जब हम GP में से माइनस कर देंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट फिगर होगी उसको ऑपरेटिंग इनकम का नाम दे दिया जाता है। और इसके बाद जो अदर इनकम्स होती हैं या अदर एक्सपेंसेस होते हैं इनको रिपोर्ट किया जाता है। इस पार्ट को फाइनेंशियल पार्ट भी कहते हैं। इसके अंदर इनकम टैक्स आ सकता है, डिविडेंड एक्सपेंस आ सकता है, डिविडेंड रसीट आ सकती हैं, रॉयल्टी इनकम्स आ सकती हैं, या आपने जितने भी इनकम टैक्स वगैरह अदा किए होते हैं, अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वगैरह अदा किए होते हैं, तो ये अदर आइटम के अंदर इनको रिपोर्ट कर दिया जाता है। और जब इन सब को जमा करके ऑपरेटिंग इनकम में से आप माइनस करेंगे तो जो रिजल्टेंट फिगर होगी उसको नेट इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड कहा जाता है। इस इनकम स्टेटमेंट के साथ उस पीरियड को भी मेंशन किया जाता है कि जिसके लिए ये इनकम स्टेटमेंट बनाई जा रही होती है। स्टूडेंट्स पहले हमने जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट डिस्कस किया वो एक जनरल इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट था। अब हमारे पास जो फॉर्मेट जो आपके सामने स्लाइड में नज़र आ रहा है ये एक सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट है। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्या होता है कि जितने भी इनकम्स होती हैं, जितनी भी रसीट्स होती हैं, जितनी भी रेवेन्यूज़ होते हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है। यानी पहली हेडिंग जो बनाई जाती है, सबसे पहले तो कंपनी का नेम लिखा जाता है, फिर इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखा जाता है, और फिर उसका पीरियड मेंशन किया जाता है। फिर हम ये पहला जो हिस्सा इसका बनाते हैं, इसमें तमाम रसीट्स जो कि इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं उनको रिपोर्ट कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे एक इमेजिनरी फिगर्स मैंने दी हुई हैं, जैसे सेल्स है, सर्विसेज है, या अदर इनकम है, किसी भी किस्म की आमदन जो आपको होगी, जो वसूली होगी, उसको यहाँ पे आप रिपोर्ट कर देंगे। उसका ग्रैंड सम बना के हम यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे। फिर हम सेकंड सेगमेंट जो होगा, चूँकि सिंगल स्टेप फॉर्मेट है, एक ही स्टेप के ऊपर हम एक्सपेंसेस को रिपोर्ट करेंगे, एक ही स्टेप के ऊपर हम इनकम्स को रिपोर्ट करेंगे। तो इनकम का जो फॉर्मेट है वो मुकम्मल हो गया। अब तमाम जितने भी एक्सपेंसेस आपको गिवन इन्फॉर्मेशन में होंगे उसको हम यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे। इनका ग्रैंड सम यहाँ पे आ जाएगा। टोटल रसीट्स में से टोटल एक्सपेंसेस को जब माइनस कर दिया जाता है तो आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो जाता है। तो ये सिंगल स्टेप फॉर्मेट ज़्यादातर कंपनीज इस्तेमाल करती हैं कि जिनकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के तहत ज़्यादा पेचीदगी नहीं होती, चीज़ों को सिंगल हैंडेडली यहाँ पे शो करना होता है, और आम प्रेजेंटेशन के लिए आम बंदे को इसकी सेंस देने के लिए इसको शो किया जाता है। इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो ये आपके पास सिंगल स्टेप फॉर्मेट हुआ इनकम स्टेटमेंट प्रेपरेशन के लिए। स्टूडेंट्स ये जो आपके सामने स्लाइड नंबर 13 है ये मल्टी स्टेप फॉर्मेट है।
कि जिसके अंदर हम चीज़ों को मुख्तलिफ मराहल में शो करते हैं, यानी इसको कंपैरेटिवली भी बनाया जा सकता है। कंपैरेटिवली मीन कि अगर आपको 1 साल से ज़्यादा सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, तो हम यहाँ पे जैसा कि इस स्टेटमेंट में आपको नज़र आ रहा है कि ये मल्टी कॉलम बने हुए हैं। 2014 का कॉलम अलहदा से है, 2015 का कॉलम अलहदा से, इसको ऐसे भी शो किया जा सकता है। तो मल्टी स्टेप से क्या मुराद है कि इसके मुख्तलिफ मराहल हैं, जैसे कि पहला मरहला जो आपको हेडिंग की सूरत में रेवेन्यूज़ का नज़र आ रहा है, और यहाँ पे टोटल रेवेन्यूज़ निकल आएंगे, यानी जितनी भी किस्म की आपकी वसूलियाँ होंगी वो पहले मरहले पे आप उनको इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वसूलियाँ हैं उनको जमा कर लेंगे। फिर सेकंड सेगमेंट है एक्सपेंसेस का, जैसा कि सिंगल स्टेप के अंदर भी था। जितने भी रूटीन आइटम्स हैं आप उनको लिख लेंगे, यानी ऐसे कंपनी के ऑपरेशंस जिनको कंपनी अपने गोइंग कंसर्न बेसिस पे कंटिन्यू रखती है या उनका मेन बिजनेस होता है और वो साल हर साल से कर रही होती है, उससे रिलेट करते हुए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इस हिस्से में रिपोर्ट कर दिए जाते हैं। जब ये टोटल इनका कर लिया जाता है और इसको टोटल रेवेन्यू में से माइनस करते हैं, तो आपके पास नेट इनकम बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो जाती है। और फिर जो कंटिन्यूड पार्ट का, यानी हमारा पहला सेगमेंट जो होता है ऐसे कंपनी के ऑपरेशंस के जिनको कंपनी साल हर साल से चला रही है और अब भी चलाना चाहती है, उसका टैक्स अलहदा से रिपोर्ट किया जाता है। फिर हमारा सेकंड सेगमेंट शुरू होता है इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, यानी कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस जो होते हैं उनका यहाँ पे काम मुकम्मल हो गया। एंड देन हमारा डिसकंटिन्यूड पार्ट आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो द लाइन आइटम्स के नीचे। बेसिकली ये बिलो द लाइन आइटम हमें शो करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सेकंड सेगमेंट शो करना होता है इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, यानी कंपनी के ऐसे ऑपरेशंस, ऐसे उनके वेंचर्स, ऐसे उनके बिजनेस के पार्ट्स के जिनको कंपनी ने लॉस कंसिडर करते हुए या किसी भी वजूहात की बुनियाद पे उसको डिसकंटिन्यू कर दिया होता है, लेकिन जितना पीरियड उसने उस साल के अंदर उस कंपनी के बिज़नेस को कंटिन्यू किया होता है उससे रिलेटेड जितनी भी इनकम या एक्सपेंसेस होती हैं उसको यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को शो करते हैं, यानी ऐसी आइटम कि जो कि कंपनी के रूटीन मैटर्स नहीं होते, रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं होती, उनको यानी कभी कभार वकूफ़ पज़ीर होने वाली आमदन या कभी कभार वकूफ़ पज़ीर होने वाले अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो हैं वो इसके अंदर रिपोर्ट होते हैं। स्टूडेंट मेक श्योर दैट इस स्टेटमेंट के अंदर जो टैक्स की प्रेजेंटेशन है वो 3 स्टेजेस भी होती है, यानी पहली स्टेज जो हमने मुकम्मल की जिसको हमने इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का नाम दिया, इसका टैक्स यहाँ पे अलहदा से हमने रिपोर्ट कर दिया। इसी तरह डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस जो होंगे इनका भी टैक्स इसके साथ ही यहाँ पे सेपरेटली रिपोर्ट करना होगा, और इस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो होती हैं इनका भी जो टैक्स का इफ़ेक्ट होगा वो यहीं पे देना होगा। जब इन तीनों हिस्सों की इनकम को प्लस कर देंगे तो हमारे पास नेट इनकम कैलकुलेट हो जाती है। तो ये जो मल्टी स्टेप फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट होता है इसको बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं, जिनके मल्टी बिजनेसेस होते हैं, जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड कंपनीज होती हैं, यानी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इनके बिजनेसेस फैले हुए होते हैं, या अगर किसी स्पेसिफिक रीजन से ताल्लुक़ रखती हैं वो कंपनीज, लेकिन उनके जो कंपनी आउटलेट्स हैं या उनकी जो सब्सिडरीज़ हैं वो एक ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हो, तो वो इस फॉर्मेट को प्रेफर करती हैं ताकि तमाम चीज़ों को रिपोर्ट किया जा सके। बरसगीर के अंदर यानी साउथ एशियन कंट्रीज़ में अमूमी तौर पे टी अकाउंट फॉर्मेट भी यूज़ होता है, तो ये इसमें इनकम को रिपोर्ट करते हुए या एक्सपेंसेस को रिपोर्ट करते हुए इस तरह की रिपोर्ट भी बनाई जाती है कि टी अकाउंट फॉर्मेट बनाया जाता है। टी अकाउंट फॉर्मेट में क्या होता है, जिस तरह से आप एक लेजर प्रिपेयर करते हैं इस तरह से क्रेडिट साइड पे आप सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को रिपोर्ट करते हैं, जबकि जितने भी डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे रिपोर्ट कर दिए जाते हैं। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे तमाम अखराजात कि जो कंपनी के प्रेमिसेस तक पहुंचने से पहले, यानी ख़ाम माल को मंडी से लेके प्रेमिसेस तक पहुंचाने तक के जितने अखराजात होते हैं या प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले के अखराजात जो होते हैं उनको आप
डायरेक्ट एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। जैसा कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा होता है, परचेजेस को उसमें प्लस कर दिया जाता है, परचेज रिटर्न माइनस हो जाती हैं, वेजेस आ सकती हैं, कस्टम एंड इंपोर्ट ड्यूटी आ सकती है, कैरेज इन एक्सपेंसेस आ सकते हैं, रॉयल्टी आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंसेस आ सकते हैं, पैकिंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं। इन तमाम एक्सपेंसेस को जमा करके इस साइड की जो क्रेडिट साइड का टोटल होगा उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास जो फिगर होगी, अगर तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ जाए तो इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट का नाम देते हैं। अगर इसकी बैलेंसिंग फिगर इस क्रेडिट साइड पे आ जाए तो इसको ग्रॉस लॉस का नाम दिया जाता है। अगर यहाँ पे ग्रॉस लॉस कैलकुलेट होता है तो वो नीचे वाले सेगमेंट के अंदर यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर कंपनी को ऊपर वाले सेगमेंट में यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो वो यहाँ से शिफ्ट होके ग्रॉस प्रॉफिट की सूरत में इसकी क्रेडिट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो चूँकि कंपनियों को 99% केसेस में कुछ ना कुछ बचत तो होती है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट की सूरत में कैलकुलेट होता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। फिर कंपनी की जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं उनको यहाँ पे इस क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट किया जाता है। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड है या कमीशन रिसीव्ड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लिख दिया जाता है, उसमें जमा कर दिया जाता है। इसी तरह से जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं उनको फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे हम रिपोर्ट करते हैं। यानी प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद या डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट करते हुए अखराजात जो होते हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे इसको रिपोर्ट किया जाता है। जब इस साइड का टोटल आप कर लेंगे, इधर कर लेंगे, अगर तो बैलेंसिंग फिगर आपकी डेबिट साइड पर निकल रही हो तो वो आपकी नेट इनकम होगी, जो कि फिर यहाँ से हम कंपनी की इक्विटी के अंदर पोस्ट कर देते हैं। और अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर इधर यानी क्रेडिट साइड पर निकल रही हो तो ये लॉस होता है। इस लॉस को भी इनकम स्टेट ये यहाँ से पोस्ट करके कंपनी की इक्विटी के अंदर ले जाते हैं, वहाँ से माइनस कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखने की है, अगर कंपनी को यहाँ पे नेट इनकम होती है तो ये अमाउंट जाके कैपिटल में प्लस हो जाता है। और इसी तरह से अगर यहाँ पे इस तरह की कंडीशन हो कि आपको लॉस हो जाए तो ये अमाउंट जाके आपकी इक्विटी में से माइनस हो जाता है। यानी लॉसेस जो हैं वो आपकी इक्विटी में कमी का बायस बनते हैं और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कंपनी की इक्विटी में इजाफे का बायस बनते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जैसे कि हमने शुरू में लेक्चर की इंट्रो में बात की थी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के दरमियान में भी एक स्टेटमेंट बनती है कि जिसको स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है। यहाँ पे मैंने दो तरीक़ों से इसकी वजाहत करने की कोशिश की है। मकसद मेरा यही है कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर इसकी सेंस होनी चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट कैसे रिपोर्ट होती है, या अगर क्वेश्चन देने वाले की रिक्वायरमेंट हो कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर आप इनकम को रिपोर्ट करें या बैलेंस शीट को रिपोर्ट करें, तो इस एंगल से मैंने दोनों किस्म के जो फॉर्मेट्स हैं आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। या जितने मैक्सिमम पॉसिबल फॉर्मेट्स हो सकते हैं बैलेंस शीट के या इनकम स्टेटमेंट के, उसको मैंने बयान कर दिया है। बिल्कुल इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बनाने के लिए कहा जाए तो ये दो फॉर्मेट हैं। जो पहले वाला जो सिंपल फॉर्मेट है, दूसरे वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है। पहला हिस्सा जिसको मैंने नाम दिया है फॉर्मेट विदाउट प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, एक ऐसा फॉर्मेट कि जिसमें पिछले सालों की कोई इनकम की एडजस्टमेंट ना हो रही हो, तो उसको कैसे शो करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नेम लिखा जाता है, फिर स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का नेम लिखा जाता है, देन इसका पीरियड लिखा जाता है। रिटेन्ड अर्निंग दिसंबर 31 या जो भी आपके पास डेट हो, यानी ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग को यहाँ पे आप रिपोर्ट कर देते हैं। जो आपके पास नेट इनकम होगी उसी साल की उसको उसके अंदर प्लस कर दिया जाता है और सब टोटल कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद आपने अगर कोई डिविडेंड वगैरह की अदायगी की हुई हो, कैश डिविडेंड हो या स्टॉक डिविडेंड हो, उनको यहाँ पे सब कॉलम के अंदर रिपोर्ट किया जाता है। जो उसका ग्रैंड सम बनेगा वो यहाँ ला के आप सब टोटल ऑफ एडजस्टेड रिटेन्ड अर्निंग जो होती है इसमें से इसको माइनस कर दिया जाता है, तो जो रिजल्टेंट फिगर होती है वो क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग बन जाती है। इस क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग को बैलेंस शीट के इक्विटी वाले पोर्शन में, यानी जहाँ पे लायबिलिटीज़ को रिपोर्ट किया जाता है वहाँ पे शेयर होल्डर इक्विटी होती है,
वहाँ पे इसको जाके शेयर कैपिटल के नीचे रिटेन्ड अर्निंग की सूरत में शो कर दिया जाता है। दूसरा फॉर्मेट जो मैंने यहाँ प्रेजेंट किया है विद प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। अगर पिछले सालों की इनकम को कोई एडजस्टमेंट करनी हो तो पहली स्टेज पे जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होता है उसमें पहले एडजस्टमेंट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है, रिटेन्ड अर्निंग जो स्टार्ट में थी आपके पास यानी ओपनिंग बैलेंस एज ओरिजिनली रिपोर्टेड जो होगी यहाँ लिख देंगे। इसके बाद पिछले पीरियड की यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट, अगर कोई एक्सपेंस पिछले साल में कम रिपोर्ट हुआ है तो अब जब बढ़ाएंगे तो आपकी रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस कम हो जाएगा। या कोई ऐसी इनकम जो पिछले साल रिपोर्ट नहीं हो सकी तो अब उसको अगर रिपोर्ट करेंगे तो वो इसमें प्लस हो जाएगी। तो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिपेंड करता है कि इसमें एडजस्टमेंट किस नौयत की होगी। अगर इनकम को कम करना रिपोर्ट होगा तो फिर इसका मतलब है ये रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस कम हो जाएगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ कि जिसकी वजह से आपकी जो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग उसको बढ़ाना मकसद होगा तो वो यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो ये प्लस या माइनस करने के बाद आपको जो भी इफ़ेक्ट होगा यहाँ दे देंगे। इसको ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में प्लस या माइनस करके आप रीस्टेट कर लेते हैं। फिर जो नेट इनकम उस साल की निकली होती है उसको यहाँ पे हम जमा कर देते हैं। तो जो एडजस्टेड रिटेन्ड अर्निंग होती है यानी एडजस्टमेंट के बाद जो निकली होती है उसमें उसी साल में जो आपने अलहदा से जो इनकम स्टेटमेंट बनाई होती है उसका बैलेंस शिफ्ट होता है तो उसको इसके अंदर जमा कर दिया जाता है। तो आपके पास सब टोटल बन जाता है। और इसके बाद ये ऊपर वाली स्टेटमेंट का ही यानी जैसे कंपनी ने अगर कोई डिविडेंड वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन की हो, कैश डिविडेंड हो, स्टॉक डिविडेंड हो, कॉमन स्टॉक का डिविडेंड हो या प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड हो, उसको आपने यहाँ पे रिपोर्ट कर देना है। इसका ग्रैंड सम बना के हम आउटर मोस्ट कॉलम में शिफ्ट कर देंगे और फिर सब टोटल में से इसको जब माइनस किया जाएगा तो यहाँ पे क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग निकल आएगी। इस क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग को हम फर्दर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से पोस्ट कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर सेकंड एलिमेंट के तौर पे रिटेन्ड अर्निंग में। स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दे दिया जाए, जैसा कि हमने अभी तमाम फॉर्मेट्स जो कि इनकम स्टेटमेंट के हो सकते हैं, बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स हो सकते हैं या रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्मेट्स हो सकते हैं, उनको डिस्कस कर लिया है। अब हम एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लेते हैं कि जिसको मैंने आज के लेक्चर के शुरू में तीसरी स्लाइड पे प्रेजेंट किया था, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस याजी की एडवर्टाइजिंग के नेम से। तो अगर यहाँ पे हम स्टूडेंट्स देखें हमें ये वही ट्रायल बैलेंस नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैंने उन जो आइटम्स को इसके अंदर रिपोर्ट किया हुआ है यानी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर इसमें 3 कलर्स का यूज़ किया है। ये जो पहला सेगमेंट है कि जिसमें आइटम्स को और उनके रेलिवेंट जो अमाउंट्स हैं उनको ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है, ये वो तमाम आइटम्स हैं जो बैलेंस शीट से रिलेट करती हैं। इसके बाद ये जो ब्लू कलर से 3 आइटम्स लिखी हुई हैं और इनके अमाउंट भी इसी तरह मैंने ब्लू कलर से ही हाईलाइट कर दिए हैं। इनका जो रिलेशन है, इनका जो ताल्लुक़ है वो रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट के साथ होगा। इसी तरह तीसरा हिस्सा कि जिसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये वो तमाम आइटम्स हैं कि जो कि इनकम स्टेटमेंट से रिलेट करती हैं, यानी इसके अंदर वो तमाम रसीट्स या रेवेन्यूज़ हैं या एक्सपेंसेस हैं कि जिनको हमने एज़ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैंने ये जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है इसको 3 हिस्सों में 3 कलर्स में डिवाइड कर दिया है। यानी आप जब पूरा ये फॉर्मेट देखेंगे, पूरा ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपके सामने मौजूद है, तो आपको यहाँ से अब चीज़ों को लोकेट करना, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना आसान हो गया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको कि मैंने शुरू में स्लाइड नंबर 3 पे वजाहत भी की थी कि इसी ट्रायल बैलेंस की कि इसमें कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितने एक्सपेंसेस की आइटम्स हैं और कितनी इनकम्स की आइटम्स हैं। तो यहाँ पे फिर मज़ीद इसकी वजाहत करने के लिए इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। तो पहले
चूँकि हमारी जो स्टेज होती है, हमने पहले इनकम स्टेटमेंट तैयार करनी होती है, दूसरी स्टेज पे हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग तैयार करनी होती है और तीसरी स्टेज पे हमने बैलेंस शीट तैयार करनी होती है। तो अगर हम यहाँ पे अपने इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को लें तो सबसे पहले हमें ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें रेड कलर से मैंने उन तमाम आइटम को रिपोर्ट किया हुआ है, इसको हाईलाइट किया हुआ रेड कलर से, जो कि इनकम स्टेटमेंट से रिलेट करती हैं, यानी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस की आइटम्स हैं। तो सबसे पहले हम जब इसकी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो इसमें हम कंपनी का नेम लिखेंगे, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है याज़िकी एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे हमने याज़िकी एडवर्टाइजिंग कंपनी का नेम लिख लिया, फिर इनकम स्टेटमेंट लिख ली, फिर इसका पीरियड लिख दिया कि जिस स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हम इनकम स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। सर्विस रेवेन्यू सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आइटम है, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको रेवेन्यू की सूरत में सर्विस रेवेन्यू यहाँ पे लिख देंगे। चूँकि इनकम स्टेटमेंट को जब रिपोर्ट करते हैं सबसे पहले आपने इनकम को या सर्विस रेवेन्यू को या सेल्स रेवेन्यू को रिपोर्ट करना होता है। फिर इसके नीचे तमाम एक्सपेंसेस हैं, इन एक्सपेंसेस को हमने, जैसा कि ये डेबिट के कॉलम में लिखे हुए हैं, तो ये यहाँ से सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं इनकम स्टेटमेंट में ये एक्सपेंसेस की सूरत में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये वही वाले हैं जिनको हम यहाँ पे हमने रेड कलर से रिपोर्ट किया हुआ है, और यहाँ से ये देखें एरो से मैंने शो किया कि इनकम जो है वो रिपोर्ट होके इस सेगमेंट में आ जाएगी, और ये जितने भी आपके पास एक्सपेंसेस हैं ये यहाँ से रिपोर्ट होके यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। जब हमने टोटल सेल्स रेवेन्यू में से ये एक्सपेंसेस का टोटल जो है 7740, इसको जब माइनस किया तो आपके पास नेट इनकम कैलकुलेट हो गई 2860। दूसरी स्टेज हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग की होती है। सबसे पहले तो हम कंपनी का नेम लिखते हैं, इसको अलग-अलग पेजेस पे स्टूडेंट्स बनाएंगे। यहाँ पे चूँकि मैंने कम जगह पे चीज़ों को प्रेजेंट करना सिखाना है और चीज़ों को सामने रखना ताकि मैं रिलेट कर सकूँ कि कौन सी स्टेटमेंट आपके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के किस पार्ट से रिलेट करती है, तो इस वजह से। लेकिन स्टूडेंट जब बनाएंगे तो इन तमाम स्टेटमेंट्स को सेपरेट पेजेस पे प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले मैं कंपनी का नेम लिखूंगा, इसके नीचे रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट लिखा जाता है और फिर इसका पीरियड लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर से आइटम हाईलाइट की हुई हैं जिसमें शेयर रिटेन्ड अर्निंग है, ये ओपनिंग बैलेंस 0 शो हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे 0 से ही शो कर देंगे। फिर हमने इस साल में जो इनकम हासिल की है ऐड नेट इनकम, जो कि ऊपर हम बना चुके हैं और इसको हमने एरो की मदद से शो किया, वो यहीं पे रिपोर्ट हो जाएगी करंट ईयर्स इनकम के तौर पे। जब हम ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग और इस साल की जो इनकम हमने हासिल की है इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे सब टोटल आ जाएगा आपके पास रिटेन्ड अर्निंग का। अब इसमें से अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया होगा या डिविडेंड अनाउंस किया होगा तो उसको माइनस होना चाहिए। तो यहाँ से ये देखिए ये डिविडेंड 500 का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इस डिविडेंड को हम रिटेन्ड अर्निंग में सब टोटल के नीचे एक सब्ट्रैक्शन आइटम के या सब्ट्रैक्टेड आइटम की सूरत में शो कर देंगे। तो 2860 में से जब 500 को माइनस किया तो आपके पास रिमेनिंग जो आगे क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग जो कि क्लोजिंग डेट पे रिपोर्ट होगी 2360, इसको हम टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी ये जो बैलेंसिंग फिगर आ जाती है, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग आ जाती है, इसको हम यहाँ से पोस्ट कर देते हैं बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे, जो थर्ड एलिमेंट होता है शेयर होल्डर इक्विटी में पोस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारी ये इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट हो गई और ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग रिपोर्ट हो गई। नेक्स्ट स्टेज पे हम बैलेंस शीट देखते हैं, यानी यहाँ पे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने ये जो ब्लैक कलर से चीज़ें शो की हुई हैं, हाईलाइट की हुई हैं, ये तमाम वो आइटम्स हैं यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के जिनको बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है। अगली स्लाइड पे हम बैलेंस शीट को देखते हैं। तो अब स्टूडेंट यही अगली स्लाइड के ऊपर मैंने इसी पोर्शन को रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है कि अब हम इसको जो है सॉल्व करने लगे हैं। ये वो तमाम आइटम्स हैं जो कोई बैलेंस शीट से रिपोर्ट करती हैं या रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम कंपनी का नेम लिखेंगे, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी स्टेटमेंट का नेम लिखा जाता है और फिर क्लोजिंग डेट लिखी जाती है जिस पे हम अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करना चाहते हैं, रिपोर्ट करना चाहते हैं।
जैसा कि फॉर्मेट में डिस्कस हुआ कि इंटरनेशनली जो ज़्यादा फॉलो किया जाता है वो क्लासिफाइड बैलेंस शीट फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, जिसमें एसेट्स को इस स्टेटमेंट के ऊपरी वाले यानी ऊपर वाले हिस्से में रिपोर्ट किया जाता है, जबकि इक्विटी और लायबिलिटी को नीचे वाले पोर्शन में रिपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें से पहले हम असॉर्ट कर लेंगे कि कौन सी आइटम ऐसी हैं जो करंट एसेट से रिलेट करती हैं, कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो फिक्स एसेट से रिलेट करती। इसी तरह फिर हमने इसमें से लायबिलिटीज़ को वन बाय वन देख लेना। जैसे ये कैश है, कैश आपका करंट एसेट होता है, तो हमने कैश को यहाँ पे एसेट के सेक्शन में लिख दिया। फिर अकाउंट रिसीवेबल है, ये भी करंट एसेट है, तो इसके साथ ही अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे $200 से रिपोर्ट हो गया। इसके बाद सप्लाईज़ है, ये भी करंट एसेट है 1000 से, तो सप्लाईज़ को हमने यहाँ पे 1000 से एसेट के सेक्शन में रिपोर्ट कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी करंट एसेट ही होता है, तो इसको 550 को हमने यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस के कॉलम में रिपोर्ट कर दिया। फिर इक्विपमेंट है, ये फिक्स एसेट होता है, इसको सबसे टॉप पे लिख देते हैं, तो ये 5000 है। और इसके अगेंस्ट हमने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की जो 40 की शो की, जैसा कि स्टार्ट में मैंने बताया था, ये एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है, इसको एसेट में से माइनस कर दिया जाता है। तो ये देखिए 5000 में से 40 माइनस किया तो 4960 कैलकुलेट हो गया। स्टूडेंट्स इसके बाद लाइबिलिटीज़ हैं, नोट्स पेएबल हैं 5000 से, इसको लाइबिलिटी के पोर्शन में हमने करंट लाइबिलिटी के पोर्शन में 5000 से शो कर दिया। फिर अकाउंट पेएबल हैं 2500 के, ये बैलेंस शीट में यहाँ पे अकाउंट पेएबल 2500 से रिपोर्ट हो गए। फिर अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू, ये लाइबिलिटी होती है। यानी इस ट्रायल बैलेंस के अंदर ये जो आइटम्स मैंने रेड कलर से हाईलाइट की हुई हैं जो कि बैलेंस शीट से रिलेट करती हैं, जो डेबिट साइड पे आइटम मौजूद हैं ये सारी की सारी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे चली जाएंगी। जो क्रेडिट साइड पे आइटम्स यहाँ पे मौजूद हैं ये सारी की सारी लायबिलिटी में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो जब इनको इनकी रेलिवेंट जगहों पे हम रिपोर्ट कर देंगे और पिछले पार्ट में यानी रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट का जो रिजल्टेंट फिगर हमारे पास आई 2360 रुपये की, ये वाली रिटेन्ड अर्निंग जो है वो यहाँ पे कैपिटल के अंदर यानी शेयर कैपिटल के अंदर प्लस हो जाएगी, और प्लस करके ग्रैंड सम हम यहाँ आउटर मोस्ट कॉलम में रिपोर्ट कर देंगे। इस तरह से लायबिलिटी यहाँ से शिफ्ट हो गई हैं। लायबिलिटीज़ का टोटल आपके पास ये बन गया। तो शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल इक्विटी लायबिलिटीज़ को जब आपने जमा किया तो आपका ग्रैंड टोटल लायबिलिटी साइड का बन रहा है 21910। इसी तरह से आप एसेट्स को फाइनलाइज करके जब आउटर मोस्ट कॉलम में सबको लिख लेंगे तो इसका ग्रैंड सम भी आपके पास 21910 यानी वही अमाउंट बन रहा है जो कि टोटल लायबिलिटी और इक्विटी का बन रहा है। और बैलेंस शीट की ये शर्त होती है कि इसके अंदर टोटल एसेट्स का ग्रैंड सम और टोटल लायबिलिटी का जो ग्रैंड सम होता है वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट भी रिपोर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये आपके करने वाला काम है। ये एक क्वेश्चन मैंने एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसमें से आइटम्स को रिलेट करेंगे, हम चेक करेंगे, इसको सर्टन करेंगे और फिर इसको फर्दर इनकी जगहों पे रिपोर्ट कर दिया जाएगा कहाँ कहाँ पे, यानी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ जिसमें हमने सीखा कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के कितने फॉर्मेट्स होते हैं। एज़ पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी कंट्री आप इन फॉर्मेट्स में से अपने जो सेलेक्ट करदा फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने इसकी असॉर्टमेंट करनी होती है। जब एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको दिया जाता है तो आपने उसमें से निशानदेही करनी होती है कि कितनी किस्म की इनकम्स होती हैं या इनकम या एक्सपेंसेस इसमें कौन कौन सी रिपोर्टेड हैं, उसी तरह एसेट और लायबिलिटीज़ इसमें कौन कौन सी रिपोर्टेड हैं। तो वहाँ से चीज़ों को सॉर्ट आउट करके हम अपनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अगले टॉपिक के साथ मज़ीद प्रैक्टिस लेके जिसमें मैं आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की मुख्तलिफ क्वेश्चंस लेके उनको प्रिपेयर करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।